अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। आज हमने आपका जो एमडी कैट का पेपर है उसका फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। हम काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपका मोरल हाई हो गया होगा कि हाँ अब तो हमारे चांसेस एडमिशन के काफ़ी अच्छे हैं। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन। हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, मेजॉरिटी तो इजी ही थे। साथ में आपको मेंटर एलएमएस के वो रेफरेंसेस दूंगा जहां पर आप ड्यूरिंग आवर सेशन लेक्चर में या एलएमएस में कहीं ना कहीं उसी टाइप का कोई क्वेश्चन कर चुके हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मेंटर की ट्रेनिंग से आपको कितना फायदा हुआ और कितना रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको करवाए गए जो एक्चुअल में आपके एमडी कैट में भी आए हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। आप उन पर अगर फोकस करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। आई विल क्विकली गो थ्रू दैट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट। यहां पर मैंने आपके सामने एक डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। 90 डिग्रीज की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से यहां तक पहुंचने में 90 डिग्रीज या π/2 रेडियंस की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी और एक पूरे सर्कल का 1/4 यानी कि एक क्वार्टर बनता है ये 90 डिग्रीज। सो आंसर इसका क्या होगा? 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। इसी किस्म का एक क्वेश्चन मेंटर एलएमएस पर आपका इजी एप्लीकेशन बेस्ड हम इससे पहले करवा चुके हैं, जो कि इसमें हम आपको बताया कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी 90 है, तो बताओ रेडियंस में कितनी होगी और आपने कैलकुलेट करना था। सो उसी टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। बेसिक डेफिनेशन ही यहां पर पूछी हुई है। द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। सो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट? तो अर्थ को कहां से, एक कॉस्मिक सोर्स एनर्जी का क्या है जमीन के लिए, कहां से एनर्जी आती है? सूर्य से एनर्जी आती है, जो भी हमारा स्टार है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। तो डिफरेंट प्लैनेट्स को किसी और सिस्टम का अगर होगा तो उसको अपने रेलेवेंट स्टार से आएगी। तो सन इज द कॉस्मिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। बाकी विंड, वाटर, मून ये कॉस्मिक सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन ये जमीन के अंदर है। ठीक है। तो अर्थ को बाहर से कहां से एनर्जी आती है? लार्ज अमाउंट में, स्पेशली वो सन से है। सो आगे चलते हैं। अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट? अगेन आपने को डिग्री में वैल्यू दी गई या आपने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और आप सब जानते हैं अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री π/2 रेडियंस होता है। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जो हमने आपको मेंटर एलएमएस में ऑलरेडी दिया गया है। इसमें आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी गई थी और आपसे वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्रीज की रेडियंस में पूछी गई थी। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये क्वेश्चन बेसिक सा है अगेन कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? तो जिस तरह रेजिस्टेंस का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा, इसी तरह अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी। सो कंडक्टिविटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो रिएक्टेंस है ये कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स की एसी के खिलाफ ऑपोजिशन को रिएक्टेंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू these basic definitions, इसकी दो टाइप्स हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो डिफरेंट चीज है। एडमिटेंस बेसिकली रिएक्टेंस का ऑपोजिट होता है, जिस तरह रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस होता है फॉर मेटेलिक रेजिस्टर्स, इसी तरह से कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के लिए ऑपोजिशन को हम रिएक्टेंस कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, और अलाउंस को कि जिस एबिलिटी टू अलाउ द पैसेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वो एडमिटेंस होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये। और इंपीडेंस किसी भी एसी सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हो, रेजिस्टेंस है उसमें, इंडक्टेंस है उसमें, कैपेसिटेंस है, सारों की मिला के जो ऑपोजिशन होगी जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सारी शामिल हो जाएंगी, फिर वो इंपीडेंस कहलाएगा। उनका ताल्लुक ही नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी लगा देंगे आप। मेंटर एलएमएस पर इसका भी इजी रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जा चुका है पहले। कंडक्टिविटी इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आपने लगाना था। इसी किस्म का क्वेश्चन आप कर चुके हैं क्विज में। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन अगेन। द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन व्हाट रीजन? तो सबको पता है कि बामर जो सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड में बाकी तीन लाई करती हैं। जो पहली लाइमन है दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन कि एक रिसर्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहा है और एक सीरीज ऑफ लाइंस विजिबल स्पेक्ट्रम में देखता है, तो बताओ कौन से सीरीज की होगी? और आपने उसका जवाब बामर सीरीज लगाया था। यहां पर एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कह दिया गया, आपको बामर सीरीज का बताया गया, पूछा गया कौन से रीजन में होगी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद सर्टेन वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आपने एक बॉल को फेंका है, उसकी वेलोसिटी v वेक्टर जो है वो इस तरफ है। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, जैसा कि हम मोस्टली करते हैं, देन एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज व्हाट? तो हम पढ़ चुके हैं कि इनिशियल जब फेंकेंगे तो उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते उसका y कंपोनेंट कम होता जाएगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो y कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सिर्फ x कंपोनेंट बाकी बच जाएगा। इसीलिए टोटल नेट वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे लोएस्ट होगी, जीरो नहीं होगी।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी लेकिन मिनिमम होगी। सो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देयर इज नो वे कि वो इक्वल हो। हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करता है, ठीक है ना, हो भी सकती है, डिपेंड करता है कब होगी। अगर ये एंगल जो है, एंगल अगर ये एंगल 60 डिग्रीज हो तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ होगी, बट वो ऐसा हमें कुछ बताया नहीं गया। जीरो बिल्कुल नहीं होती। अगर वर्टिकली थ्रो किया होता, अगर बताया गया होता वर्टिकली थ्रो किया गया है तो तब हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होती। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल, मिनिमम बट नॉट जीरो। दिस इज द मोस्ट सेंसिबल आंसर दैट वी कैन सेलेक्ट। डी ऑप्शन अब आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बल्कि उससे पहले इसी की ही हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंटल एलएमएस पर आप रिकॉल इजी बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं कि एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, और आपने इसका आंसर लगाया था हाईएस्ट पॉइंट। इसी की एक्सप्लेनेशन में आप ये बात सारी की सारी पढ़ चुके थे कि वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का जीरो होता है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, लेकिन टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। नेट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, जिसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया है, वर्टिकल नहीं ऑब्लिकली किसी एंगल पर थ्रो किया, उसकी नेट वेलोसिटी मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, लेकिन जीरो नहीं होती। तो एग्जैक्ट वही चीज आपको एक्सप्लेन करके डिफरेंट क्वेश्चंस में बताई जा चुकी है, जिसमें से एक क्वेश्चन एज अ रेफरेंस मैंने यहाँ पर आपके लिए डाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी किस्म के फर्दर मजीद क्वेश्चन जो आपको आखिर में हमने लास्ट एफएलपी में जूसी क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट्स वाले, इसमें आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी, उनमें भी वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वाज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन जो आपका आया है। इसी तरह से ये भी एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो आप मेंटल एलएमएस पर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे एमडीकैट का, वो है अ कैनन इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, तोप का गोला एक रख दिया स्मूथ सरफेस के ऊपर। जब वो एक शेल फायर करेगा या उसमें से गोला आगे फायर होगा तो वो कैनन जो है, खुद जो तोप है, वो पीछे की तरफ हल्का सा रिकॉइल होगा, जिस तरह राइफल करती है। क्यों करेगा? सबको पता है। अगर इसके ऑप्शन में आपके पास होता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो आप उसको भी लगा सकते थे, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन के थर्ड लॉ का बिल्कुल आपस में सेम अमीगोज हैं, फ्रेंड्स हैं ये। सो अगर वो होता तो हम वो लगाते, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। मोमेंटम होता तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, बच्चे परेशान होते कि इसको लगाएं कि इसको लगाएं, बाद में चैलेंज होना था, तो फिर अच्छा खासा बच्चों का टाइम वेस्ट, दिमाग खराब। और सो अनलाइक यूएचएस मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसी आंसर को आपने लगा देना है, आपने भी टाइम वेस्ट नहीं करना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूटन थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल हमने आपसे इजी क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन में एलिमेंट्री एलएमएस पर पूछ चुके हैं, जिसकी एक एग्जांपल ये है कि एक बोट पर अगर बंदा कश्ती में बैठा हुआ है और एक पैकेज कोई भी भारी चीज़ उठाकर साहिल पर फेंकता है तो उसकी कश्ती खुद ब खुद पीछे मूव करती है, हालांकि वो चप्पू चलाता भी नहीं है। तो आपने कुछ फेंका क्योंकि आपने फोर्स लगाई, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक आपके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगी। ये न्यूटन थर्ड लॉ की एक एग्जाम्पल थी, उसी किस्म की एक एग्जाम्पल ये भी है। सो ये इसका एक बेसिक सा रेफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है बिल्कुल इस तरह की, इसकी अगर सरफेस चार्ज, इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पर देखी जाए, दैट इज गिवन बाय सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, वी ऑल नो दैट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये जो सिग्मा है, अगर इसको आप ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस करने का क्या मतलब होता है? 100% इंक्रीज करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्वाइस हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 100% इंक्रीज हो जाएगी। जितना चेंज इसमें आएगा प्रोपोर्शनली उतना ही चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, बिकॉज दीज टू आर सिंपली डायरेक्टली रिलेटेड। तो अगर इसमें 25% इंक्रीज करेंगे तो इसमें भी 25% इंक्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करने की लोड कोई नहीं है, सिंपली आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, इंक्रीजेस बाय 25% लगा देना है, ठीक है ना। अनलाइक यूएचएस आपने अकल का इस्तेमाल करना है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका डायरेक्ट इसी तरह से तो क्वेश्चन चूंकि ये काफी इजी है, हमने नहीं पूछा, बट रिलेटेड टू द फार्मूला ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, काफी क्वेश्चंस आप कर चुके, तो ये फार्मूला आपके जहन में होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक बेसिक नॉन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब होगी तो किस पर डिपेंड नहीं करेगी। सो अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो आपको पता होगा कि इन पर डिपेंड करती है, रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर और सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर, उसके अलावा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो आप इसका ए ऑप्शन आपने लगा दिया। इसी तरह से जूसी एमसीक्यू जो आपको लास्ट फ्यू एफएलपीज में हमने कहा कि एक ही एमसीक्यू में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएं कम टाइम में, उनमें से भी एक जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला आपका रिकॉल हुआ है, ठीक है। दीज आर फ्यू रेफरेंसेस। अगला क्वेश्चन है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप दैट बिकम्स नैरोअर इन वन सेक्शन। आगे आके पाइप जो है वो नैरो हो गया, पहले पतला था। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी कम थी तो नैरो सेक्शन में वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वी ऑल नो दैट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर एरिया कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ए और बी का जो प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। याद रखें, ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका अगर आप यूनिट भी बनाना चाहें तो एरिया का मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, ये वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड जो है, वॉल्यूम पर सेकंड कांस्टेंट रहता है, चाहे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक पाइप का बढ़ाएं या घटाएं, प्रोवाइडेड द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का ऐसा मतलब है कि अगर कहीं पर उसको ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो सेम रहती है हर जगह पर, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो वॉल्यूम रेट होता है अगर वो कांस्टेंट रह रहा है तो उसका मास फ्लो रेट यानी कि किलोग्राम पर सेकंड वो भी कांस्टेंट रहेगा। अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो फिर उसका वॉल्यूम कहीं पर कंप्रेस कहीं पर रिलैक्स हो जाएगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट फिर कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए आपने इसका जवाब डी नहीं लगाना, हालांकि वो था वॉल्यूम फ्लो रेट, लेकिन आपको वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं दिया हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो ए वी होता है वो तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो शायद क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ने यहाँ पर लिखना चाहा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम रेट, गलती हो गई होगी, चलो मैं ये लगा देता हूँ, क्या पता बाद में की अपडेट हो जाए ना, ऐसे नहीं करना आपने कांस्टेंट मास फ्लो रेट लगाना है। यहाँ पर आपके दिमाग का थोड़ा सा इम्तिहान है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी नहीं। अगर किसी ने अच्छे तरीके से लेक्चर लिए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो उसको पता होगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जब होता है तो आप चाहे वॉल्यूम फ्लो रेट लें चाहे मास फ्लो रेट लें, सेम बात होती है। सो कांस्टेंट मास फ्लो रेट होगा इस केस में, चाहे ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, वाटर जहाँ पर फ्लो कर रहा है या वाटर जहाँ पर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो भी है, दोनों जगह पर उसका मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट टाइम। इसी किस्म का एक क्वेश्चन हम आपको पहले दे चुके हैं, वर्ड टू वर्ड वही बात की जा चुकी है। वीडियो को पॉज करें, इसको पढ़ें। हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसका ब्रॉड से नैरो सेक्शन में चला गया, तो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो क्या होगा, और इसका आंसर था कि फ्लूइड वेलोसिटी उस नैरो सेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी ताकि कांस्टेंट फ्लो रेट हो। हमने यहाँ पर सिर्फ फ्लो रेट की टर्म यूज की थी बिकॉज इट वाज इम्प्लाइड इन द एक्सप्लेनेशन आफ्टरवर्ड्स कि मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो जनरल आप फ्लो रेट लिख दें, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज फ्लूइड एंटर्स द नैरो रीजन, तो क्या होता है, अगेन उसी तरह का ही सिनेरियो है, नैरो रीजन में जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर्स कम होगा और प्रेशर जो है यहाँ पर लो हो जाएगा, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, ये बेसिक बर्नौलीज प्रिंसिपल है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रेफरेंसेस अगर आप वीडियो को पॉज करें, एक क्वेश्चन इसका हमने एप्लीकेशन मॉडरेट बेस आपको एलएमएस पर दिया, जहां पर आपको दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस दिए गए पाइप्स के, एक जगह पर प्रेशर P1 था, दूसरी जगह पर P2 था, P1 ज्यादा था, P2 कम था, और हमने आपको कहा था कि बताओ वेलोसिटीज इन दो रीजन में कैसे होंगी। तो यहाँ पर आपका थोड़ा एप्लीकेशन थी बर्नौलीज इफेक्ट का, इस तरह आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी आपका इजी रिकॉल बेस्ड हो चुका है, जहां पर आपको डायरेक्टली कहा गया है कि अगर ऐसा रीजन हो जहां पर स्पीड बढ़ जाए तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये आपने बताना था। तो इस किस्म के क्वेश्चन बर्नौलीज इफेक्ट के भी आप मेंटल एमएस पर कर चुके हैं। दिस वाज वन ऑफ दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, एक एयरप्लेन विंग जो होता है वो इस तरह से कर्व्ड होता है, तो आगे से हवा आती है, तो कर्व की वजह से इस ऊपर वाले रीजन में स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो क्लोजर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है, जबकि नीचे वाले रीजन में स्पीड स्लो है, तो स्ट्रीम लाइंस का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, स्प्रेड अपार्ट है स्ट्रीम लाइंस। इसीलिए यहाँ पर स्पीड तो कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इफेक्ट। सो नेट प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, जिसकी वजह से जहाज उड़ जाता है, वो चीज पूछी गई है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ऊपर वाली सरफेस पर एयर ज्यादा फास्ट मूव कर रही है तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि ऊपर प्रेशर लो हो जाएगा। सो लोअर प्रेशर ऑन द टॉप, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इसी किस्म का क्वेश्चन आप रिकॉल इजी कैटेगरी में मेंटल एलएमएस पर कर चुके हैं, जहां पर हमने आपसे डायरेक्टली रीजन पूछ ली है कि अबव एन एयरप्लेन विंग प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, और आपने आंसर में लगाना था कि एयर चूंकि फास्ट मूव करती है इसीलिए प्रेशर लो होता है। सो इट वाज दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एग्जैक्टली वही रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 है, द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट ड्यू टू व्हाट, हालांकि प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से रिपेल करें, न्यूक्लियस में इकट्ठे इतने करीब क्यों रह रहे हैं। इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है,
दूसरी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स को स्प्रेड अपार्ट करके न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो वीक होती है, जिसकी लाठी उसकी बहन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विन कर जाती है, इसलिए न्यूक्लियस इंटेग्रिटी उसकी बरकरार रहती है, न्यूक्लियस टूटता नहीं है। ठीक है, इसी किस्म का क्वेश्चन आप कई मरतबा मेंटल एलिमेंट्स पर कर चुके हैं। आपको एक क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में दिया गया जहां पर आपको एक नाइट्रोजन एटम बताया गया, उसमें 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, और पूछा गया कि कौन सी फोर्स इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है, और आपने आंसर में बताना था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। किसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपने कहा कि एक मेडिकल फिजिशियन ने देखा कि जी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है तो क्यों है, न्यूक्लियॉन्स रिपेल क्यों नहीं करते, और उसका आंसर था क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करती है। सो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन था, इनफैक्ट रिलेटिवली इजियर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकेनिकल वेव्स स्पेस में क्यों ट्रैवल नहीं करती? क्योंकि वो मैकेनिकल हैं, उनको मीडियम के मटेरियल पार्टिकल्स चाहिए प्रोपेगेशन के लिए। सो जस्ट बिकॉज दे लूज ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तभी मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। इसी किस्म का एक क्वेश्चन आपको साउंड वेव्स के हिसाब से कहा गया, मैकेनिकल वेव है साउंड वेव भी। इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज व्हाट, बिकॉज दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जी आप मेंटल एलिमेंट्स पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सब कुछ तकरीबन वैसा का वैसा ही आपको पेपर दिया गया जिस तरह से आप मेंटल एलिमेंट्स पर प्रैक्टिस करते आए हैं। ऑलमोस्ट नथिंग वाज लेफ्ट बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 141 है टर्मिनल वोल्टेज एक सेल की ईएमएफ के बराबर कब होती है? हमारे पास फॉर्मूला है कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो इसके मुताबिक टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम होती है बाय एन अमाउंट आईआर। ईएमएफ से ये आईआर माइनस करें, जो बाकी बचेगा, कम वैल्यू बचेगी, वो टर्मिनल वोल्टेज होगी। लेकिन ये तब है जब ये आई करंट नॉन जीरो हो, यानी कि व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इफ द करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, अगर ये आई जीरो हो जाए तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सो देन टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू ईएमएफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम काफी मरतबा पढ़ चुके हैं। सो इफ नो करंट फ्लोज, यानी कि बैटरी रखी हुई है, उसको किसी सर्किट से नहीं जोड़ा गया, तो उस कंडीशन में उसका अगर आप वोल्ट मीटर ले जाकर उसके टर्मिनल से जोड़ेंगे तो आपको वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ की होगी। अगर आप उस बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दें, बटन ऑन कर दें, करंट निकालना शुरू कर दें, अब आप वोल्ट मीटर ले जाकर बैटरी के टर्मिनल्स पर रखें, अब जो आपको वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो टर्मिनल वोल्टेज की होगी, ईएमएफ से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी किस्म का एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बेसिकली आप कर चुके हैं। 2 ऑफ देम आर शोन हियर कि टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ कब होती है? जब चार्जिंग हो रही होती है, और इसकी एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ चुके हैं कि ग्रेटर देन ईएमएफ तब होगी जब बैटरी चार्ज हो रही है, लेसर देन ईएमएफ तब होगी जब बैटरी से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, और जीरो तब होगी जब नो करंट होगा। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसी तरह आपको लास्ट एफएलपी में जो जूसी एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनमें 4 स्टेटमेंट्स थी, उनमें से भी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, this second statement was related to this type of question. So जब भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, this was not a new thing. क्वेश्चन नंबर 142 है, एक लूप है, स्टेशनरी मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और एक लूप है, वो आप उसको आप इसके करीब लेकर आ रहे हैं विद सम वेलोसिटी v से। तो जैसे जैसे वो उसके करीब आएगी, फ्लक्स ऑब्वियसली इंक्रीज होगा इस लूप के अक्रॉस। ये तो रखा हुआ है मैग्नेट, आप इसको करीब लेकर आएंगे, इस लूप के अक्रॉस फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स का बढ़ने की कॉज क्या है? फ्लक्स के बढ़ने की कॉज इस लूप का इस मैग्नेट के करीब आना है, ये कॉज है, और लेंज़ लॉ के मुताबिक इस कॉज को अपोज करना है। तो इस कॉज को अपोज किस तरह किया जाएगा? इस लूप को मैग्नेट के करीब आने से कैसे रोका जाएगा? ऐसे रोका जाएगा कि आप इस लूप और इस मैग्नेट के बीच में रिपल्शन पैदा कर दें, रिपेल करना शुरू हो जाएंगे तो हिंड्रेंस हो जाएगी, थोड़ी सी करीब नहीं आएगी, कॉज अपोज हो जाएगा। सो उसके लिए जरूरी है कि इस तरफ नॉर्थ पोल हो और इस तरफ साउथ पोल हो, और अकॉर्डिंगली फिर आप राइट हैंड रूल लगाकर डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सो आंसर हमारा काफी सिंपल सा है कि इंड्यूस्ड करंट जो भी इसमें पैदा होगा वो इस डायरेक्शन में पैदा होगा कि इस तरफ नॉर्थ पोल पैदा हो जाए, उस तरफ साउथ पोल, ताकि ये रिपेल कर सकें, ताकि इनका आपस में करीब आना अपोज हो सके। सो द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच। ये जो अप्रोच कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेंज़ लॉ का कॉन्सेप्ट है। इसी किस्म का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। हमने आपको जो स्टेटमेंट दी थी वो इस किस्म की थी, मेटल रिंग के नाम से मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी। इट इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। इसमें हमने मेटल रिंग को रेस्ट पर रखा था और हमने कहा था कि मैग्नेट मूव कर रहा है इसकी तरफ। तो अब बताएं क्या होगा? तो अब वही होगा कि रिंग रिपेल करेगी मैग्नेट को और अपोज करेगी चेंज इन फ्लक्स को। आपको जो एमडी कैड में दिया गया उसमें मैग्नेट स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करवाना शुरू कर दिया। दिस वाज जस्ट अ सिंपल रिवर्सल ऑफ दैट एमसीक्यू, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 143 है, द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन व्हाट? सो एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर जो x है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बढ़ा देंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे,
तो ऑब्वियसली एनर्जी भी उसकी बढ़ जाएगी। अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर देंगे तो जो एनर्जी होगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन दी एम्पलीट्यूड। बाकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ के ऊपर जो है एनर्जी डिपेंड नहीं करती। इसी किस्म के 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं जो आप ऑलरेडी मेंटल एलेवेंस में कई मरतबा सॉल्व कर चुके हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर वाले ही फॉर्मूले की ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था कि जी अगर आप एनर्जी को जो है डबल करना चाह रहे हैं तो एम्पलीट्यूड कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो आपने अगेन वही हाफ के एक्स स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला जो इस एमडी कैट के क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है उसको अप्लाई करके रिजल्ट निकालना था कि क्वाड्रपल हो जाएगी। सो इजी क्वेश्चन था। द वेव दैट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर इज व्हाट। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम याद कराना चाहिए, याद होना चाहिए। सारे के सारा स्पेक्ट्रम हमने आपको डायग्राम में मैंने आपको बताया था, उसके निमोनिक्स आपको बताया था कि कैसे याद रखने हैं। विजिबल का वो विबगॉयर वाला, उसके अलावा विजिबल के आगे और पीछे वालों को किस तरह से याद रखना है। तो अगर आपको वो ऑर्डर याद है तो आपके लिए ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। गैमा रेज इस गिवन सारे गिवन ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेज है। इस किस्म के आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से दिए जा चुके हैं। आपको स्टेटमेंट काफ़ी दी गई थी और आपने बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी नहीं है। और इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये उसका एक हल्का सा रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 145 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अगर हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, मतलब ये हीट जो है वो पॉजिटिव है, फ्लो इनटू द सिस्टम, नो वर्क इज डन, यानी कि ये वर्क जो है ये जीरो है, तो आपने बताना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी। सो वर्क की जगह अगर जीरो पुट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो अगर आप किसी ऐसे सिस्टम को हीट देंगे जो वर्क नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी गैस को सिलेंडर में डाल के उसका पिस्टन को वेल्डिंग कर दो, पिस्टन फिक्स हो, पिस्टन हिलना, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, उसका वर्क डन जीरो होगा। तो अब आप उसको जितनी भी हीट देंगे उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इफ यू गिव हीट टू द सिस्टम, पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गर्म हो जाएगी गैस। इफ यू टेक आउट हीट फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव हीट एक्सचेंज, द इंटरनल एनर्जी चेंज विल आल्सो बी नेगेटिव, यानी कि गैस ठंडी हो जाएगी। सो इस केस में हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज इन दिस केस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये काफी सिंपल सा नॉन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। हमने आपको इसी किस्म के इसी फार्मूला के हिसाब से न्यूमेरिकल्स दे दी, जहां पर हमने आपको एक्चुअल वैल्यूज दी थी मेंटल एलिमेंट्स पर, आपने उनको सिंपली साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखते हुए, वो भी कैसे रखना है सिखा चुका हूं मैं आपको। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए किस तरह से पुट करना है, किस तरह से रीअरेंज करके वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये एक दोनों ही मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है। 146 है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स व्हाट। काफी मर्तबा मिनी एमडीकैट जब आपका मिनी एमडीकैट हुआ, इस किस्म का क्वेश्चन हमेशा जो मेंटर के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि जी लेंथ जब जब डबल होगी तो एरिया भी तब तब हाफ होगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं मेंटर वाले, उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि उनको ये फर्क बताया गया है कि जब जब वर्ड यूज हो स्ट्रेचिंग का, कि अ वायर वाज स्ट्रेच्ड और उसकी लेंथ डबल हो गई, तब आपने ये अज्यूम कर लेना है कि हाँ स्ट्रेच किया है, खींच के डबल करेंगे तो वो वायर पतली हो जाएगी ना। लेकिन अगर आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनारियो दिया जाता है कि हमने लेंथ डबल कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्ट्रेच किया है। आपने वो तार हटा के दूसरी तार एक डबल लेंथ वाली वहां पे रखी है और अब आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस बताएं। ठीक है, तो अनलेस ये वर्ड स्ट्रेचिंग वाला, या कभी एक और वर्ड यूज होता है ड्रॉन, अ कॉपर वायर वाज ड्रॉन, उसको खींचा सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स। तो ये दोनों वर्ड आपने रट्टा मारने हैं, ये जब यूज हो तो तब आपने वो कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पर आपको सिंपली लेंथ 4 टाइम्स है, ये स्ट्रेचिंग ड्रॉन वाला चक्कर नहीं करना। और फॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी बच्चे ने ये वाला अप्लाई भी किया है तो उस हिसाब से आंसर है भी नहीं, ये अच्छी बात है। अगर वो आंसर होता तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता, बच्चों ने फिर गलत करना था। सो सिंपली लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे, रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ इंक्रीज 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज 4 टाइम्स। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये उसका रेफरेंस है, इसी किस्म का हम क्वेश्चन आपको पहले दे चुके हैं कि अ वायर इज डबल्ड इन लेंथ। सो आपने R इज इक्वल टू रो L ओवर A, L की जगह यहाँ पर 2 लिख देना है। और मटेरियल जो है ऐसा यूज किया जिसकी रेजिस्टिविटी पहले की निस्बत ट्वाइस है। सो इस रो के साथ भी 2, तो न्यूमरेटर में ही एक और 2 भी आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर वायर इज डबल्ड इन लेंथ है, स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 के हिसाब से 2 और फिर रेजिस्टिविटी का 2 तब किया है, हमने एरिया को नहीं छेड़ा,
इसी किस्म का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ये मेंट्रल एलिमेंट्स का ही क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी मॉडरेट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, बेसिक रट्टे वाला क्वेश्चन। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम वर्ड यूज करते हैं पर केल्विन और अगर मैं कहूं कि पर सेंटीग्रेड, ये दोनों सेम है। 1 Kelvin is not equal to 1 centigrade, but a change of 1 Kelvin is equal to change of 1 centigrade। तो अगर मैं कहूं कि हीट गिवन जाउल पर केल्विन, कि आप इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इतने जाउल हीट चाहिए, तो इट इज द सेम एज इफ आई से जाउल पर सेंटीग्रेड, कि इसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएं तो इतने हीट देंगे। ठीक है, तो पर अगर आ जाए तो फिर केल्विन सेंटीग्रेड इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, और हो सकता है आपकी मोस्टली किताबों में टेबल्स में इसको पर सेंटीग्रेड ही लिखा हुआ हो, लेकिन दैट इज नॉट द एसआई यूनिट। तो आपने कोशिश करनी है एसआई यूनिट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में सेंटीग्रेड भी है, केल्विन भी है। एक तरीका तो यह है कि सेंटीग्रेड अगर सही नोटेशन होती तो डिग्री लगाया जाता, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इन दोनों में, लेकिन आपने केल्विन की तरफ ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 के रेफरेंसेस आप देख लें। डायरेक्टली हमने आपसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी नहीं पूछा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं पूछा, बिकॉज इट वाज टू बेसिक। हमने थोड़ा सा उसको ट्वीक करके आपसे पूछा है कि जी रेजिस्टेंस और फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, यानी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का अगर आप रेशियो लेंगे तो तब क्या होगा। इसी तरह यहां पर भी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा, दोनों सेम चीजें होती हैं, तो इसका ऑप्शन में कोई भी नहीं बनता, नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो इस किस्म के ट्वीकी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये उसका सिंपल थोड़ा डम डाउन वर्जन था जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 148, the work done by the gravitational force on an object as it moves from a reference level to a higher point। यहाँ पर absolute gravitational potential वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हालांकि ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा अच्छा वेल फ्रेज्ड है नहीं, कि रेफरेंस पॉइंट तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं इन्फिनिटी पर, तो वहाँ से हायर की तरफ अगर आप लेकर जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे आगे अगर आप लेकर भी जाएं तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वंस यू गेट आउट टू इनफ डिस्टेंस के ग्रेविटी वहाँ तक खत्म हो जाए तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर जीरो हो जाती है। उससे आगे अब आप उसको घुमाते रहें, ग्रेविटी है ही नहीं, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इतने अक्लमंद अगर यूएचएस के एग्जाम मेकर्स होते तो फिर तो क्या ही बात थी। यहाँ पर आपने एग्जामिनर की साइकी को समझना है कि यहाँ पर आपको वो वाला रेफरेंस लेवल नहीं पूछा जा रहा, आपको ये वाला रेफरेंस लेवल पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करनी है जो नॉर्मल MgH वाली होती है। यहाँ से अगर आप इसको हायर लेवल पर लेकर जाएंगे तो आप ऊपर फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगी, आप पॉजिटिव वर्क करेंगे, आपका किया हुआ वर्क इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। जबकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है। तो whenever we move an object higher from the surface we do positive work, gravity does negative work and the reverse is true for the opposite motion अगर नीचे लेकर आएंगे तो। सो हायर पॉइंट वाली बात हुई है, ग्रेविटी का ही वर्क पूछा गया, वर्क बाय ग्रेविटी, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है और आपने फिर ऑलवेज नेगेटिव लगा देना है। इसका रिवर्स हमने आपसे मेंट्रल एलिमेंट्स पर पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज डैश व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, आप उसको लेकर आ रहे हैं, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जाए, इक्विलिब्रियम में रहे, तो आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। इसी किस्म का एक और क्वेश्चन कि हैवी बॉक्स इज पुश्ड अप इन इंक्लाइन प्लेन, तो उस वक्त आप बताएं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बेसिकली ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा हुआ था, वो भी नेगेटिव ही है, लेकिन अगर इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी भी पूछा होता तो वो भी नेगेटिव ही होता क्योंकि वो ऊपर ही जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो स्पीकर्स हैं, एक यहाँ पर रखा हुआ है और ये इमिट कर रहा है वेव्स, और एक यहाँ पर रखा हुआ है और ये भी इमिट कर रहा है वेव्स। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जहां जहां पर आपने देखना है कि वेव्स कहां कहां सुपर इंपोज हो रही हैं, क्रेस्ट पे जहां पर क्रेस्ट आ रहा है, वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो लैम्डा पाथ डिफरेंस वाले हैं या वो 2 पाई रेडियंस पाथ डिफरेंस वाले हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमा कहलाते हैं, इन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो इस एग्जांपल के हिसाब से डिस्कस नहीं कर चुके, लेकिन जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो पाथ डिफरेंस इन पॉइंट्स पर जहां पर मैक्सिमम लाउडनेस हो जाएगी, सुपर इंपोज होकर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा साउंड वेव्स का, वहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि n टाइम्स लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल्दो दिस वाज नॉट एक्सप्लिसिटली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन स्टिल एहतियातन इसीलिए मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा दिया लेक्चर में, क्योंकि ये लूजली रिलेटेड है स्टिल।
और इसके एमसीक्यूज भी आप मेंटल एलिमेंट्स पर कर चुके हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर आपको लाइट सोर्सेज की एग्जांपल दी गई थी जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी, और आपने बताना था, आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि उनका पाथ डिफरेंस फुला है, और आपने देखना था कि क्या वो पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, और उस हिसाब से बताना था कि हाँ अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होगी। तो ये आप कर चुके हैं पहले। ये क्रिएटिविटी मॉडरेट बेस्ड क्वेश्चन। इसी किस्म का एक और क्वेश्चन वाटर वेव्स की, रिपल वेव्स की एग्जांपल से, कि जहां पर भी आपको उसी किस्म का पाथ डिफरेंस बताया गया, पाथ डिफरेंस भी आपने कैलकुलेट करना था, जहां पर ये एक स्टेप मजीद उससे आगे है, और उसके बाद आपने देखना था कि क्या ये पाथ डिफरेंस वाकई n टाइम्स लैम्डा है, अगर है तो फिर वहां से आपने कंक्लूड करके इसका जवाब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगाना था। सो ये उसी का ही एक डम डाउन वर्जन आपको MDCAT में एक्चुअल में आ गया, इजियर क्वेश्चन आ गया, ये आपके लिए आसान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ना बढ़ती है ना घटती है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होता, सो एक्सेलरेशन विल बी 0, बी ऑप्शन। एक 0.5 kg की बॉल है, मूव्स एट द स्पीड दिस, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। इससे इजी क्वेश्चन, अब आई डोंट नो कि कौन सा होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास, 0.5 है तो उसको भी 1/2 लिख देते हैं, v का स्क्वायर 6 टाइम्स 6, सो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 एंड 3 3 जार 9, 9 जाउल्स आ जाएगा। बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फ्लूइड है, एक ट्यूब में मूव कर रहा है, और अगर हमने उसको ट्रांजिशन करवानी है लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में, तो उसकी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रेनॉल्ड्स नंबर का। बिफोर आई मूव ऑन टू द आंसर, ये आपकी एक लेक्चर स्लाइड है, सुपर लेक्चर में भी ये स्लाइड आपको दिखाई गई, रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट। रेनॉल्ड्स नंबर हमें बताता है कि कब कब लैमिनार से टर्बुलेंट में फ्लो शिफ्ट होगा। रेनॉल्ड्स नंबर एक वैल्यू नंबर होता है, 100 200 300, ये नंबर अगर कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा लैमिनार फ्लो होगा। अगर ये नंबर बढ़ता जा रहा है तो समझ जाएं कि हाँ अब ये फ्लूइड टर्बुलेंट फ्लो में होगा, और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं बारहा, इसके काफी क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं। दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द वेसल इन विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय द विस्कोसिटी। ठीक है, यहां पर ईटा से शो करना चाहिए, म्यू भी चलता है कभी कभार। सो इन चीजों को कैलकुलेट करके आपके पास एक नंबर आएगा, वो नंबर रेनॉल्ड्स नंबर होगा, और वो नंबर आपको बताएगा कि फ्लूइड ज्यादा लैमिनार फ्लो में फ्लो कर रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहीं पर एक एडिशनल चीज जो आपको मैंने एडिशनल बताने का वादा किया था बाद में स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। जिन लोगों को ये चीज थोड़ा सा न्यू लग रही है तो डजंट मैटर, या आपके सिलेबस में शामिल नहीं है एज इट इज, अगर आपने डायरेक्टली भी इसका आंसर लगाना है तो आप आसानी से इसका ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी लगा सकते हैं। एक एवरेज बंदा जिसके लिए कॉन्सेप्ट एलियन है, इसने नहीं पढ़ा, मेंटर में लेक्चर नहीं लिया अगर आपने, या सुपर लेक्चर्स नहीं लिए, इतने इन टच नहीं रहे, तो स्टिल ये ऑप्शन गलत करने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी आप लगा सकते हैं। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट ये होती क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके ऊपर जाकर स्टिल आपका फ्लूइड लैमिनार रहेगा। ये इक्वेशन आपको बताती है कि अगर आप फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, फ्लूइड टर्बुलेंट फ्लो में चला जाएगा। आपको ये बताती है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी कम होगी, वेसल का साइज ज़्यादा होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर के बढ़ने के चांसेस हैं, फ्लूइड की ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो में जाने के चांसेस हैं। तो इनमें से एक फैक्टर वेलोसिटी को हम उठा लेते हैं और हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी कि जिसके ऊपर रेनॉल्ड्स नंबर अभी इतना हाई नहीं हुआ, अभी स्टिल इतना लो है कि फ्लूइड लैमिनार फ्लो में है, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी at which the fluid can still flow in a laminar flow is known as critical velocity। इससे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर वुड बी टू हाई, रेनॉल्ड्स नंबर बहुत हाई हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाएं, और ये वैल्यू निकालते कैसे, इसी फॉर्मूले को जरा रीअरेंज करें, रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, अब इसमें अगर आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर 1100 पुट कर दिया जाए, ये एक रेफरेंस वैल्यू होती है, तो अगर 1100 पुट कर दिया जाए रेनॉल्ड्स नंबर, ये बहुत हाई है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए इनफ है। और उसके बाद फिर आपने उस फ्लूइड की विस्कोसिटी देखनी है, डेंसिटी देखनी है, साइज ऑफ द वेसल देखना है, और इसको फॉर्म करके सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा, जितना भी आंसर आएगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। वो वैल्यू आपको बताएगी कि इतने साइज के वेसल में इतनी डेंसिटी वाला फ्लूइड, इतनी विस्कोसिटी वाला फ्लूइड अगर बहता है
तो मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी पर बह सकता है, इससे ऊपर नहीं बह सकता। इससे ऊपर बहाएंगे तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी पर लैमिनार में बह सकता है, ये होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। सो इन ऑर्डर टू कीप द फ्लो लैमिनार यू नीड टू कीप द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू और लेसर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उससे ऊपर करेंगे, ट्रांजिशन करनी है, लैमिनार से टर्बुलेंट में जाना है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पर न्यूट्रल जोन होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सारी की सारी जो फील्ड लाइंस हैं वो रिपेल कर देंगे, यहाँ पर फील्ड फ्री जोन होगा। सो मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस विल बी द फील्ड फ्री जोन। इसी किस्म के क्वेश्चन आपको पहले करवाए जा चुके हैं। दो मेटल सफेयर्स थे और आपको बताना था कि किस पॉइंट पर एक तीसरी सफेयर रखें तो नेट फोर्स जीरो होगी, और आपने आंसर बताना था कि बीच में रखें तो नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि वो फील्ड फ्री रीजन है। यहाँ पर आपको इस तरह से पूछा गया कि अगर बीच में रखा है तो उस पर फोर्स कितनी होगी, और आपने बताना था कि चूंकि वो फील्ड फ्री जोन है तो फोर्स जीरो होगी। ये उसी का ये एक ईजियर वर्जन आपको यहाँ पर सिंपली पूछ लिया गया, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। एक प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च किया जाता है किसी एंगल के ऊपर, इस तरह से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो किस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है, जीरो नहीं होती। उसके बाद दोबारा बढ़ते बढ़ते पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर फिर से मैक्सिमम हो जाती है। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका आंसर होगा। अगर पॉइंट ऑफ लैंडिंग होता तो वो भी ठीक था, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को भी डबल कर दिया गया, तो आपने बताना है फोर्स क्या होगी। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है आपने क्या किया, चार्जेस के डिस्टेंस को हाफ किया, यानी r की बजाय 1/2r कर दिया, स्क्वायर भी लगाना है यहाँ पर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को भी डबल कर दिया गया, Q1 को भी डबल कर दिया, Q2 को भी डबल कर दिया। ये याद रखें, जब भी आपसे ये इस तरह कहा जाता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर आल्सो डबल, आपने दो डबल लगाने हैं। ये बहुत ही ज़हीन बच्चे भी इसको गलत करके आए हैं माशाल्लाह से, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन देम। तो मेहरबानी करनी है, इस तरह नहीं करना। 2 × 2 4 आ जाएगा, ये 1/2 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो ऊपर जाके क्या होगा 4 × 4, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या बनेगा 16 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। इसका 8 टाइम्स लगाकर आए हैं कुछ शहजादे, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसी किस्म का एक क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं जिसमें हमने डिस्टेंस जो है क्या किया था, डिस्टेंस को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज डबल किया था यहाँ पर भी, और डिस्टेंस भी डबल ही किया था। आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस हाफ किया गया, तो ऑलमोस्ट अ सिमिलर वर्जन ऑफ दैट आप उसको ऑलरेडी LMS पर सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी हैविंग मास 2 kg, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें वीडियो को पॉज करके, इसका कोई राब्ता नहीं हमारे उससे, काम की चीज जो है वो ये है। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज 4 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो अगर अप्रोच की स्पीड 4 है तो सेपरेशन की स्पीड भी 4 होगी। दो ऑब्जेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, दोनों आगे मूव कर रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, लग गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं लेकिन सेपरेट हो रहे हैं। तो पहले जिस रेट पर करीब आ रहे थे कोलिजन के बाद, अगर इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के बाद उसी रेट पर सेपरेट जाएंगे। सो अप्रोच वाला 4 है, सेपरेशन भी 4 मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एग्जैक्टली इसी किस्म का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वाला हम आपको करवा चुके हैं कि जहां पर आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन पूछी गई थी, उसके लिए आपको पहले रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच फाइंड करनी थी। फाइंड करके फिर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना था कि अप्रोच की जो स्पीड है वही सेपरेशन की स्पीड होगी, और आपने उसको उसके इक्वल करके 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर लगाना था। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चन। अगर P मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये बेसिक रिलेशन आप लेक्चर में पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m। ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का आपस में रिलेशन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। डायरेक्टली इतना डम क्वेश्चन तो LMS पर हमने नहीं दिया आपको, लेकिन इस फार्मूले के काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, 2 ऑफ दोज एग्जांपल्स आ रहे हैं, ये दोनों उसी फार्मूले से ही सॉल्व होते हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसी फार्मूले की एप्लीकेशन आपको हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट, अब ये जरा गौर से सुनना है, इसको भी कुछ आवाम गलत करके आई है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लड़ाया, सोचा कि काफ़ी इजी है और गलत कर दिया। जिस तरह पीछे वाला कॉलम्स लॉ वाला, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है KQ1/r², ये Q1 है ना, अगर ये Q2 है, इसकी वजह से जो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ2/r² है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, कॉमन अगर आप, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है,
कॉमन साइड पर ले लें कि सपोज हम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनाया ऑल दो मैंने डिफरेंटली हुआ है, लेकिन सपोज ये दोनों डिस्टेंस बराबर है R1 R2, या बल्कि इसको इधर ही बना देते हैं ताकि मसला ना हो। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका इधर डिस्टेंस और इसका इधर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस R1 R2 बराबर है, तो हम R को भी सेम R1 R2 लिख रहे हैं, R ही लिख रहे हैं, तो K/R² कॉमन हो जाएगा, अंदर Q1 + Q2 होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हमें बताई गई है कि 100 है। उसके बाद कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, यानी कि आपने Q1 को भी 2 टाइम्स कर दिया, Q2 को भी 2 टाइम्स कर दिया। अब अंदर दोनों के साथ 2 लगा हुआ है, एक और वैल्यू कॉमन ली जा सकती है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और उस वैल्यू को अंदर नहीं रहने देंगे, अंदर Q1 + Q2 ही होगा, वो कॉमन आके बाहर आ जाएगी। सो बिफोर डबलिंग द चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या थी, वो थी K/R² Q1 + Q2। आफ्टर डबलिंग द चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है 2K/R² × Q1 + Q2, डबल हुई है। ठीक है, सो अगर पहले 100 न्यूटन पर कूलम थी दोनों की वजह से उधर, तो अब दोनों चार्जेस को आपने डबल कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 4 टाइम्स हो जाएगी, डबल होगी। क्यों, ये मैथ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मैथमेटिक्स बताती है आपको। सो 200 न्यूटन पर कूलम इसका, 400 नहीं होगा। सिंपल इंट्यूशन समझना चाहें तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 50 थी, इसकी भी 50 थी, दोनों ऐड होके 100 हो गई, आपने इसको डबल किया तो इसकी भी 50 की बजाय 100 हो गई, इसकी भी 50 की बजाय 100 होगी, दोनों ऐड होके 200 हो गए। ये वो समझ सकते हैं आप इसको, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी किस्म का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, विच इज दिस, बेसिक क्वेश्चन है, इस पर मैं टाइम नहीं लगाता, आगे चलते हैं। प्लास्टिक शीट है एक, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2.5 है, उसको इंसर्ट कर दिया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है, डिनोमिनेटर में होती है ये, बाकी Q1 Q2/R² जैसा कूलम्स लॉ होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब आप ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में ऐड होती है, मल्टीप्लाई होती है, बेसिकली डिवाइड होती है पूरे फार्मूले का, डिनोमिनेटर में बाकियों से मल्टीप्लाई हो जाती है। सो अगर यहाँ पर आप 2.5 टाइम्स परमिटिविटी वाला कोई सब्सटेंस डालेंगे तो फोर्स 2.5 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, सो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। इसी किस्म के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पर डिफरेंट परमिटिविटी, यहाँ पर परमिटिविटी 2 वाला ऐड हो रहा था, परमिटिविटी 4 वाला ऐड हो रहा था सब्सटेंस, और आपको फोर्स का चेंज्ड फोर्स फाइंड करनी थी। अगला क्वेश्चन है 3 हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन बाकी रह जाता है। सो एक हाफ लाइफ के बाद इतना, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/2 2 are 4, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट इसका। इसी किस्म का क्वेश्चन हम आपको पहले करवा चुके हैं कि कितना सैंपल, आपको थोड़ा सा मुश्किल दिया गया था कि 10 दिन की हाफ लाइफ है तो 30 दिन बाद कितना रहेगा, 30 दिन बाद 1/8 ही रहेगा, क्योंकि 30 दिन उसके 3 हाफ लाइफ ही बनती हैं। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम का अगर हाफ हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। एक तो ये फैक्ट भी आपको याद कर लेना चाहिए अब तक के 15 होगा, लेकिन अगर याद नहीं भी होता तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, VI² G sin 2θ, और हम कहते हैं कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये sin 2θ 1 होगा, तो रेंज हाफ ऑफ मैक्सिमम कब होगी, जब ये sin 2θ हाफ होगा। इंट्यूशन बताती है। सो sin 2θ = 1/2, 2θ = sin इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या, किसका साइन लेंगे तो हाफ आएगा, 30 डिग्रीज का। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब यही होता है कि किसका साइन लेंगे तो हाफ आएगा। तो 2θ = 30 डिग्रीज, θ = 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो 15 डिग्रीज आ जाएगा। तो 15 डिग्रीज के ऊपर मैक्सिमम का हाफ होती है रेंज। एग्जैक्टली इसी किस्म का क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड हम इससे पहले मेंटल एलिमेंट्स पर आपको दे चुके हैं, किस पर हाफ होती है, 15 पर। और आपको आखिर में जो जूसी एमसीक्यूज दिए उसमें भी एक ये आपको स्टेटमेंट दी गई है जहां पर आपको ये कहा गया कि मैक्सिमम का हाफ होती है 30 पर, और आपने इस स्टेटमेंट को गलत कहना था और कहना था 1, 3 and 4 आर करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। आइडियल ट्रांसफार्मर में लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अगर प्राइमरी वोल्टेज को डबल कर दिया जाए और टर्न्स रेशो सेम रखी जाए तो क्या होगा सेकेंडरी करंट को। सो वीपी को चेंज किया है और IS का क्या इफेक्ट होगा, IS पर क्या इफेक्ट होगा वो फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला ट्रांसफार्मर रूल 1 ट्रांसफार्मर रूल 2 है। ये ट्रांसफार्मर रूल 2 क्या है कि IS VS = VP IP। इसको रीअरेंज करें फॉर सेकेंडरी करंट तो VP IP डिवाइडेड बाय VS। तो अगर आप ये प्राइमरी वोल्टेज VP डबल कर देंगे तो ये IS सेकेंडरी करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक हो गया।
सो डबल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये है वो ट्रांसफर मॉडल 2, ये आपकी लेक्चर की स्लाइड है, इसमें हम ये रूल पढ़ चुके हैं और इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा है कि सेकेंडरी करंट सेकेंडरी वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सेकेंडरी करंट प्राइमरी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक हो गया, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, यस। सो अल्लाह आपको कामयाब करे। आई होप काफ़ी आसान पेपर हुआ होगा। आई नो आपको थोड़ी सी परेशानी है कि इतना आसान क्वेश्चंस आ गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के बेसिकली आसान आए हैं, तो अब मेरिट का क्या होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। आपने ये सोचना है कि क्या मेरिट कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, अगर है तो हाँ मुझे टेंशन होनी चाहिए कि कैसे कंट्रोल करूँगा, कैसे मेरिट को ऊपर ले जाऊँगा। लेकिन आपके हाथ में चूँकि नहीं है तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके हाथ में क्या था, आपके हाथ में था ये आपने कर दिया, आपका काम हो गया। अब आपने दुआएं करनी है, रिजल्ट्स आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देने हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाब करे। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ, दिल से दुआ निकलती है आप बच्चों के लिए। आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे भी मसाइल ठीक हों, मेरे भी अल्लाह ताला बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मज़ीद ना आएँ, जो हैं वो ठीक हो जाएँ। अल्लाह आपके भी मसाइल में कमी करे, जितने हैं वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएँ इंशाल्लाह। केई में आएंगे, अगर आप हम जो भी जितने भी लोग आएँ तो ज़रूर मुझसे मिलिएगा इंशाल्लाह। आपको खाना शाना खिलाएंगे, आपको पार्टी वगैरह देंगे। अल्लाह आपको कामयाब करें, मेहनत कीजिए, फलें फूलें, हिम्मत करें। खुदा हाफिज़।